हाय एवरीवन, वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जेसवाल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो सबसे पहले तो यार मुझे कमेंट करके बताओ, क्या आप लोग के एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं मिड टर्म के? और अगर नहीं हुए हैं तो कब से होने वाले हैं? और अगर हो गए हैं तो कैसा जा रहा है आप लोग का एग्जाम? जरूर से हमें कॉमेंट करके बताना। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आपके लिए रिविजन कराना शुरू कर दिया है, तो बहुत बेहतरीन तरीके से बहुत सारे चैप्टर साइंस के, बहुत सारे चैप्टर मैथ्स के ऑलरेडी हमने रिवाइज करा दिए हमारे इस RCC के अंदर, यानी रिवीजन क्रैश कोर्स के अंदर। तो जिनको नहीं पता प्लीज उनको शेयर करके बता देना कि JR ट्यूटोरियल्स पे ऑलरेडी सब सिलेबस तो ऑलरेडी पहले से सर ने मेहनत करके कंप्लीट कर रखा है, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं और आप सभी को साइंस और मैथ्स के अलग अलग चैप्टर्स के रिविजन्स करा रहे हैं। और एक ही वीडियो के अंदर लगभग 20-25 मिनट के अंदर ही हम लोग पूरे पूरे चैप्टर्स को रिवाइज करा दे रहे हैं। तो आज एक और चैप्टर कल आए हैं हम लोग साइंस के लिए 8th स्टैंडर्ड के लिए, जिसका नाम है दोस्तों पॉल्यूशन। अब ये जो चैप्टर आप देख सकते हो पॉल्यूशन, ये एक ऐसा चैप्टर है जो नॉर्मल तौर पे भी हमको पता होना चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है जो कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए, हमारे भविष्य के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा मैं अक्सर बोला करता हूं कि एक जमाना था आज से 50 साल पहले, और लोग बोलते थे, एक आदमी था, वो बोलता था कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये जो पानी हम लोग फ्री में पी रहे हैं, खाली हैंडपंप को ऐसा चलाएंगे तो पानी नीचे से निकलता था, ठीक है ना? तो ये जो पानी हम पी रहे हैं ना, हो सकता है कि एक ना एक दिन ना ये पानी बिकेगा। और आज उस बात को सच मतलब कर दिया है लोगों ने कि आज हम पानी पीने के लिए खरीद के पीते हैं। नॉर्मली आज देखोगे जितने भी पानी आप पी रहे हो, चाहे आप नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हो या फिर आप बहुत हाई फैमिली से बिलोंग करते हो, आप कभी भी बाहर जाते हो तो आप पानी को खरीदना ही पड़ता है, क्योंकि आप कितना पानी कैरी कर सकते हो? ज्यादा से ज्यादा आप 1 लीटर 2 लीटर का बॉटल आप लेके जा सकते हो घर से, लेकिन आपको बाहर अगर जाना है तो आपको पानी खरीदना ही पड़ेगा, जो 20 रुपया 30 रुपए के हिसाब से मिलता है, ठीक है? बहुत सारे लोग घर में भी पानी खरीद के मंगाते हैं, जो बड़े बड़े कैंस होते हैं वो मंगाते हैं। बहुत सारे लोग के घर में फिल्टर है तो भी पैसा डालना ही पड़ा, मतलब कहीं ना कहीं हमें पानी पीने के लिए भी पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। तो सोचो ऐसा हो सकता था क्या? लेकिन आज हुआ। तो आज मैं एक चीज बोलता हूं कि आने वाले हो सकता है 200 400 500 साल के बाद कभी भी ये हो सकता है कि अगर ऐसे ही पॉल्यूशन हमारे देश में, हमारे वर्ल्ड के अंदर, हमारे पृथ्वी के ऊपर बढ़ता गया तो एक दिन ऐसा आएगा कि शायद ऑक्सीजन भी हमें खरीद के सूंघना पड़ेगा, ताकि हमारा जो जिंदा रहने का प्रोसेस है वो चल सके। और ये मजाक नहीं है, ये शायद हो भी सकता है। एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री मूवी बनी थी इसके ऊपर, जो मैंने देखा था तो मुझे काफी रोना आ गया था कि यार हमारा जो वर्ल्ड है वो कहां जा रहा है। हम बहुत सारी चीजें में प्रोडक्शन में लगे हुए हैं, फैक्ट्रीज है, ये है वो है, दुनिया भर का चीज है, लेकिन आज कहीं ना कहीं एक ऐसा दौर चल रहा है कि हर जगह आप देखोगे तो पोल्यूशन। आप कहीं पे भी चले जाओ, आप दिल्ली में चले जाओ, मुंबई में चले जाओ, देयर आर सो मेनी सिटीज जहां का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, AQI जिसको बोलते हैं, ये बहुत ज्यादा है। और वहां पे इतना धूल मिट्टी, इतना पोल्यूशन हो गया है कि यार नॉर्मल व्यक्ति नहीं रह सकता वहां पे, बहुत पोल्यूशन का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे MIDC, बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के जगह है जहां पे अब अगर आप जाओगे तो आपको धूल मिट्टी और बहुत सारे केमिकल्स के स्मेल आपको देखने मिल जाएंगे। तो ये सब क्या है? कहीं ना कहीं पोल्यूशन है। और ऐसा ही चलता रहा तो जैसे मेरा कैलकुलेशन है, आने वाला 200-400 साल के बाद ना ये इंसानियत लगभग खत्म हो जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग से ही इंसान मरने लगेगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड बाकी चीजें की वजह से। तो चलो यही सब चीज हम डिस्कस करेंगे और रिवाइज करेंगे। इन शॉर्ट डिस्कस तो ऑलरेडी हमने कर रखा है, मतलब ये चैप्टर तो पूरा ऑलरेडी पढ़ा रखा है। तो सभी टाइप के चैप्टर्स, लेक्चर वीडियोस ऑफ हर एक स्टैंडर्ड प्रेजेंट है, आप जाके देख सकते हो वीडियोस को सर्च करके, या तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हो। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देखोगे तो ज्यादा बेटर तरीके से समझेगा, मतलब ज्यादा कम समय में आप ज्यादा चीज पढ़ पाओगे। चलो, तो ये चैप्टर का रिवीजन फास्ट फास्ट ही करना है हम लोग को, तो ध्यान से आप लोग को देखना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ये पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। तो पॉल्यूशन इज नथिंग बट व्हाट? कंटामिनेशन ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट। जो हमारा नेचर ने दिया है हमें, हमारी प्रकृति ने, हमारे नेचर ने जो दिया है नेचुरल इन्वायरमेंट है, उसको गंदा करना, कंटामिनेशन करना। चाहे वो हमारी नदियां हो, हमने गंदा कर रखी थी गंगा नदी को हमारा सबसे क्लीनेस्ट, सबसे सैक्रेड नदी माना जाता है, मतलब एकदम पवित्र माना जाता है, लेकिन लोगों ने वहां पे भी गंदगी फैला दी, ठीक है ना? फूल मालाएं फेंक के, एक्सक्रीशन प्रोसेस करके, यानी वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज करते, अपना कपड़े धो के, बहुत सारी केमिकल वेस्ट को रिलीज करते, पूरी गंदी हो गई थी जो गंगा नदी है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, इसको हम साफ करेंगे। कितने करोड़ों रुपए खर्च किया तब जाके वो गंगा नदी जो है वो साफ हुई है, ठीक है? आज भी ये अभियान चल ही रहा है। तो इतना करोड़ों रुपया क्यों खर्च करना? जब हम गंदा ना करें तो खर्च करने की नौबत नहीं आएगी, और वही खर्च हम गरीब आदमी या फिर किसी चीज को डेवलप करने में कर सकते हैं। तो ये हमें खुद जागरूक होना पड़ेगा कि यार हमें ये सब चीज नहीं करना है। तो अगर हम कर रहे हैं ये चीज, तो कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं? पोल्यूशन को क्रिएट कर रहे हैं, जो हमारे लिए हार्मफुल होता है, हमारे इकोसिस्टम के लिए हार्मफुल होता है। इसी चीज को क्या बोलते हैं दोस्तों? पोल्यूशन बोलते हैं। समझ में आ गया? अब पोल्यूशन की एक और चीज की अगर हम बात करें, जैसे एग्जांपल के तौर पे, पोल्यूशन होता क्यों है? पोल्यूशन होता है बिकॉज ऑफ द पोल्यूटेंट्स, मतलब कुछ ऐसी चीजें होती है जो उस चीज को खराब कर रही है, तो उस चीज को हम लोग बोलेंगे पोल्यूटेंट्स। यानी डेफिनेशन क्या हो जाएगा? फैक्टर्स अफेक्टिंग नेचुरल फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। जो भी हमारा इकोसिस्टम है उसके नेचुरल फंक्शन को अगर कोई चीज डिस्टर्ब कर रहा है, कोई चीज अफेक्ट कर रहा है, तो उस फैक्टर को, उस चीज को हम लोग पोल्यूटेंट्स बोलेंगे, ठीक है? जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो कि पानी है, तालाब है, तालाब, अब उसके अंदर आप मिट्टी डाल रहे हो, आप कुछ केमिकल वाली चीजें
कर रहे हो, उसके साइड में जाके कपड़े धो रहे हो और उसके अंदर डिटर्जेंट और बहुत सारे जो झाग, मराठीत काय म्हणतात, फेस म्हणतात ना, फेस जा रहा है, वो झाग जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो पानी दूषित हो जाएगा ना, यानी गंदगी हो जाएगी उसके अंदर, वही पानी आप पियोगे अगर, तो क्या होगा, आपका बीमार हो जाओगे। आप उस पानी को आप अपने खाना बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो यार डायरेक्ट पीने की तो दूर की बात है। तो ये आप सोच सकते हैं, तो ऐसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, पोल्यूटेंट्स बोलेंगे, जो हार्मफुल इफेक्ट्स पैदा करते हैं, चाहे वो बायोटिक फैक्टर्स हो या फिर अबायोटिक फैक्टर्स हो, उसी चीज को पोल्यूटेंट्स बोलते हैं। अब ये जो पोल्यूटेंट्स है, हो सकता है नेचर से आया हो, नेचुरल हो, जैसे गंदगी, मिट्टी, धूल मिट्टी या फिर कोई भी ऐसी चीजें वो नेचुरल तरीके से आई हो, तो वो नेचुरल पोल्यूटेंट्स हो जाएंगे। और कुछ चीज हमने क्रिएट की है, जैसे हमने गंदगी क्रिएट की, कैसे गंदगी क्रिएट की, कपड़े धोने लग गए वहां पे, हमने वहां पे एक्सक्रीशन करना, यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट हम जो बाथरूम में करते हैं वो वहां पे नदी के किनारे लोग जाते करने के लिए, ठीक है, तो वहां पे करने लगे, तो क्या हो जाएगा, गंदगी फैलेगी ना। सोचो ना, इमेजिन करो, हमको देखने और सुनने में अच्छा लगता है यार, एकदम खुला खुला आसमान, एक्सक्रीशन कर रहे हैं, कोई पानी जा रहा है, वही पानी रिसाइकल होकर अगर पीने के लिए आपको आ रहा है, आपको पता चलेगा, तो आप पियोगे क्या उसको, नहीं पियोगे। तो ये सब चीजें यार, इसको सोचना पड़ेगा, हम सोचते नहीं है दूर तक का, हम पहले का और दूर तक का कुछ सोचते नहीं है, इसीलिए शायद कहीं ना कहीं हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो ये आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है और देखना है कि मैनमेड चीजें, नेचुरल चीजें की वजह से भी नुकसान होती है। तो पॉल्यूशन जो होता है वो जनरली, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, बहुत सारे टाइप के पॉल्यूशन होते हैं, लेकिन जनरली 3 ही टाइप का पॉल्यूशन हमें अपने लेवल के हिसाब से पढ़ना है। तो 3 टाइप का जो पॉल्यूशन है वो कौन कौन सा, एक है एयर पॉल्यूशन, दूसरा है वाटर पॉल्यूशन, तीसरा है सॉइल या फिर लैंड पॉल्यूशन जिसको बोलते हैं, हवा का प्रदूषण यानी हवा में फैलने वाला प्रदूषण, दूसरा है पानी के अंदर फैलने वाला प्रदूषण वाटर पॉल्यूशन, और तीसरा है सॉइल या फिर जमीन, लैंड के ऊपर फैलने वाला पॉल्यूशन, उसको बोलते हैं सॉइल या फिर लैंड पॉल्यूशन। तो ये तीनों पॉल्यूशन को एक एक तरीके से बारीकी से हम लोग देखेंगे, फटाफट तरीके से रिवाइज कराते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप का पॉल्यूशन है वो है एयर पॉल्यूशन। अब एयर पॉल्यूशन का मतलब सीधा हो जाएगा कंटामिनेशन ऑफ एयर, यानी कि अगर जो हमारा हवा जो है कंटामिनेट हो रहा है, कंटामिनेशन ऑफ एयर, हवा जो है अगर दूषित हो गया, क्योंकि हम लोग हवा से ही जिंदा है, अगर ये हवा चल नहीं रहा होता तो शायद हम ऑक्सीजन नहीं ले पाते, बिकॉज वी नो दैट एयर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है एंड बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन हम जिंदा है, ठीक है। हवा के अंदर ही क्या प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, बिकॉज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स जिंदा है, यानी कहीं ना कहीं हमारा जो नेचुरल चीजें जो चल रही है, यानी कि जो प्लांट्स जिंदा रह रहे हैं, एनिमल्स जिंदा रह रहे हैं, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ एयर। हवा रहना बहुत जरूरी है एंड हवा से बहुत सारे और भी काम होते हैं। तो ये जो हवा है ना, ये आज के डेट में आप देखोगे तो बहुत दूषित होता जा रहा है, ठीक है ना। आप कभी भी अगर इंडस्ट्रियल एरिया में आप जाओगे, क्योंकि जैसे मैं जहां पे रहता हूं वहां के आसपास इंडस्ट्रियल एरिया है, तो कभी भी हम लोग कभी अगर 2 व्हीलर से अगर जा रहे हैं हम लोग, ठीक है, अगर हम जा रहे हैं तो हमको ये फील होता है, हमको ये महसूस होता है कि बहुत ज्यादा वहां पे क्या है, पोल्यूशन है। और वो पोल्यूशन क्या है, इट इज नथिंग बट व्हाट, पोल्यूशन इज व्हाट, वो एक ऐसा चीज है जो हवा के माध्यम से आप तक आ रहा है। हो सकता है वो हवा के माध्यम से आपको आंखों में चला गया, बीच में मैं आपको नहीं बताया होगा शायद, व्लॉग वगैरह उस टाइम पे मैं रेगुलर नहीं कर रहा था, अभी मैं डेली व्लॉगिंग कर रहा हूं। अगर आपको मेरे पर्सनल लाइफ में चीजें क्या चल रही होती है वो जानना है तो आप JR व्लॉग्स यूट्यूब चैनल को जाके चेकआउट कर सकते हैं, वहां पे हम डेली व्लॉगिंग करते हैं, हर दिन का दिनचर्या डालते हैं, चलो वो अलग बात है। लेकिन मैं एक जस्ट 2 महीने पहले की बात है, हम बाइक से जा रहे थे तो पॉल्यूशन इतना था, एयर पॉल्यूशन, तो एक डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं वो मेरे आंखों में चला गया और वो लगभग 2 दिन तक निकला नहीं। मुझे लगा निकल जाएगा, नहीं निकला, और मजबूरी में मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। तब जाके उस डॉक्टर ने मेरी आंखों का जो है आईलिड होता है, कि जो आईलिड होता है इसको उल्टा किया, उसके अंदर एक फंसा हुआ था डस्ट पार्टिकल, सैंड का एकदम छोटा सा पार्टिकल था, उसको उसने निकाला। तो बहुत दिक्कत वाला प्रोसेस था, पेन भी हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं उसके वजह से ठीक हुआ। तो ये प्रॉब्लम हो सकता है आंखों का, हो सकता है आप हवा के माध्यम से बहुत सारे हार्मफुल गैसेस को इनहेल कर लो, जो आपके शरीर में जाएगा तो आपको क्या करेगा, बीमार करेगा, बहुत ज्यादा बीमार करेगा। लोगों को अस्थमा, लोगों को और भी बहुत सारी बीमारी होती है, सिलिकोसिस जो हम डिस्कस करेंगे एक टॉपिक में है, सिलिकोसिस यानी बहुत सारा धूल मिट्टी अगर आपके शरीर के अंदर जाता है, लंग्स के अंदर, तो सिलिकोसिस करके एक बीमारी है, अस्थमा हो जाता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत सारी ऐसी बीमारी है जो हो सकती है, आपकी स्किन के ऊपर बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं, इस एयर पोल्यूशन से होता है। तो रीजंस क्या है, रीजन सिंपल सी बात है कि 2 रीजन है, नेचुरल और मैनमेड। नेचुरल मतलब नेचर से क्या हो सकता है कि ये जो हवा है वो दूषित कैसे हो रहा है, एयर पोल्यूशन नेचर से कैसे हो रहा है, बिकॉज ऑफ द वॉल्केनिक इरप्शन। मान लो ज्वालामुखी फटा, अब ज्वालामुखी फटता है बहुत सारे इलाकों में, बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज में, इंडिया में बहुत रेयरली देखने मिल जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे फॉरेन कंट्रीज है वहां पे वॉल्केनिक इरप्शन बहुत ज्यादा होता है, ज्वालामुखी फटता है। तो ज्वालामुखी जब फटता है तो बहुत सारे हार्मफुल गैसेस को निकालता है और बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स, कार्बन पार्टिकल्स एंड बहुत सारे अदर चीज को साथ में निकालता है, जो कि पूरे हवा में और वातावरण में फैल जाता है। अगर उस चीज को आप इनहेल करोगे, अगर वो चीज हमारे कॉन्टैक्ट में आएगी तो हम बीमार पड़ सकते हैं, हमारी जान को भी खतरा हो सकता है। अर्थक्वेक का भी सेम वही है, अर्थक्वेक आता है, मान लो एक अर्थक्वेक आया, बिल्डिंग धस गई, बिल्डिंग धसने के बाद क्या होता है, पूरा धूल मिट्टी पोल्यूशन फैल जाता है। साइक्लोन्स आते हैं, डस्ट स्टॉर्म आते हैं, आपने देखा होगा, आंधी तूफान आता है, पूरा धूल मिट्टी को उड़ा देता है पूरा शहर में, तो हुआ ना एयर पोल्यूशन हुआ। फिर जंगल में आग लग जाती है, फॉरेस्ट फायर, तो उसमें भी बहुत सारे पेड़ जल जाते हैं,
जिसकी वजह से कार्बन पार्टिकल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस बहुत ज्यादा रिलीज होती है, डस्ट पार्टिकल्स रिलीज होती है, सूट पार्टिकल जिसको बोलते हैं। सूट मतलब क्या होता है, छोटे छोटे डस्ट और स्मोक का मिक्सचर होता है, दैट इज नथिंग बट द सूट पार्टिकल्स निकलते हैं। मैनमेड तरीका क्या है, बर्निंग ऑफ फ्यूल। लोग क्या करते हैं, फ्यूल को बर्न करते हैं इन व्हीकल्स ऑल्सो, यही होता है। सबसे ज्यादा जो एयर पॉल्यूशन होता है इसका मेन कारण है व्हीकल्स यानी ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियां जो चलती है, सबसे ज्यादा पॉल्यूशन इसी वजह से होता है। दिल्ली जो शहर है पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी माना जाता है दिल्ली को। क्यों? क्योंकि बहुत गाड़ियां है, हर घर में गाड़ियां है, ठीक है ना। और इतनी गाड़ियां हैं कि आप कभी देखोगे तो ट्रैफिक जाम हो जाता है। मुंबई का ट्रैफिक कुछ नहीं है दिल्ली के ट्रैफिक के आगे। तो इतना ज्यादा गाड़ियां होने की वजह से सबका अपना अपना गाड़ी है, सब पॉल्यूशन निकाल रहे हैं, पीछे से एग्जॉस्ट निकलता है ना, धूल मिट्टी, धूल पार्टिकल क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड पार्टिकल, सल्फर डाइऑक्साइड पार्टिकल्स निकलते हैं उसमें से। तो ये बहुत बेकार चीज है। फिर आपने इस चीज को कैसे इग्नोर कर दिया, इंडस्ट्रियल स्मोक। इंडस्ट्रीज होते हैं, बहुत सारी फैक्ट्रीज होते हैं जिनकी चिमनी होती है। क्या होती है? चिमनी। आपने देखा है बड़े बड़े टावर्स होते हैं चिमनी, इसमें से क्या निकलता रहता है? धुआं निकलता रहता है। आपने देखा होगा क्या निकलता रहता है? धुआं निकलता रहता है। मैं जहां पे रहता है मैं तो एकदम करीब से देखता हूं यार धुआं निकलते हुए। तो वो धुआं कहां जा रहा है? एटमॉस्फेयर में जा रहा है, हवा में मिक्स हो रहा है और कहीं ना कहीं वो घूम फिर के हमारे पास ही आएगा। तो ये भी बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। इसी वजह से क्या होता है? एयर पॉल्यूशन हो रहा है। नेक्स्ट है इफेक्ट्स। क्या इसके परिणाम हो सकते हैं? इफेक्ट्स क्या है? जैसे मैंने कई सारे इफेक्ट्स तो ऑलरेडी बता दिए, जैसे कि एक है डिप्लीशन इन ओजोन लेयर। आपको पता है कि हमारा जो पृथ्वी है उसके ऊपर एक कवच है। अब कैसा कवच है वो दिखता नहीं है, वो एक गैस का कवच है जिसको O3 गैस बोलते हैं। ऑक्सीजन होता है O2, ऐसे O3 होता है ओजोन। O3 को क्या बोलते हैं हम लोग? ओजोन बोलते हैं। तो एक गैस है, उस ओजोन का काम क्या है कि जो हमारा सन है ना, उसका जो हार्मफुल रेस है वो अर्थ के ऊपर पड़ता है। हार्मफुल बोलो, कोई भी रेस बोलो, जब अर्थ के ऊपर पड़ता है तो उसमें एक रेस होता है जिसको बोलते हैं अल्ट्रावायलेट रे, यूवी रेस। तो यूवी रेस क्या करेगा, अगर मान लो कि अर्थ के ऊपर वो एक गैस का लेयर नहीं होता तो उसका जो सनलाइट है, सनलाइट के अंदर जो अल्ट्रावायलेट रेस है वो डायरेक्ट हमारे अर्थ के ऊपर गिरता। और जैसे ही वो अर्थ के ऊपर गिरेगा तो हमारा जो स्किन है ना उसमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, बहुत सारे चीजें ऐसी है जो हमें स्किन कैंसर तक भी करवा सकती है, मतलब स्किन कैंसर भी हो सकता है। इसीलिए ओजोन लेयर है। लेकिन एयर पॉल्यूशन के होने की वजह से वो जो ओजोन लेयर है उसका जो लेयर है वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, मतलब वो गैस खत्म होती जा रही है। तो ओजोन लेयर जब पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा हमारी पृथ्वी पे तो सन की रेस डायरेक्ट पृथ्वी के ऊपर पड़ेगी, प्लांट्स के ऊपर पड़ेगी, हम जैसे ह्यूमन बींग और जानवर के ऊपर पड़ेगी, जिससे क्या हो सकता है? बहुत ज्यादा बीमारियां फैल सकती है। करेक्ट है? क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। जैसे कि आपको पता है बहुत सारे ऐसे गैसेस होते हैं जो ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करूं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जिसको बोलते हैं। खासकर ये CFC जो गैस है ये बहुत ही खतरनाक गैस होता है। ये कहां होता है? आपके AC में और रेफ्रिजरेटर, जो आपका फ्रिज होता है आप खोलते तो ठंडी ठंडी गैस बाहर निकलती है, वो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये एक ऐसी गैस होती है जो एटमॉस्फेयर में जब जाती है हवा में मिक्स होकर तो वो बहुत ज्यादा हल्की होने की वजह से वो ऊपर की तरफ ट्रैवल करती रहती है और ऊपर की ट्रैवल करने की वजह से ये ओजोन लेयर तक पहुंच जाती है और ये कहीं ना कहीं ओजोन लेयर को भी खराब कर रही है। और ये ग्रीन हाउस गैस जो है ये रिस्पॉन्सिबल है हमारे टेम्परेचर को बिल्ड करने के लिए। जो हमारा टेम्परेचर दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, हम लोग बोल रहे हैं ना कि क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग होते जा रहा है। एक टाइम था कि 40-45 डिग्री टेम्परेचर बहुत होता था, लेकिन आज के डेट में गर्मी के दिनों में 45, 48, 50 डिग्री तक टेम्परेचर टच हो जा रहा है। तो सोचो यार 100 डिग्री पे तो इंसान बॉयल हो जाएगा, 100 डिग्री पे इंसान एकदम ये हो जाएगा। तो सोचो यार 50 डिग्री के आसपास अगर आप खड़े हो कंटिन्यूअसली तो आपको बहुत गर्मी महसूस होगी। तो अगर फ्यूचर में आने वाले 100 साल, आने वाले 50-100 साल में अगर ये टेम्परेचर 60 डिग्री तक पहुंच गया तो बहुत सारे लोग तो गर्मी के सीजन में ऐसे ही मर जाएंगे। ठीक है? तो ये ना हो, इसीलिए हमें हमारे एयर पॉल्यूशन को कम करना है। और एयर पॉल्यूशन कब कैसे होगा? जब इन सभी गैसेस का हम कम से कम इस्तेमाल करेंगे, फ्रिजेस, रेफ्रिजरेटर, AC का कम से कम इस्तेमाल करेंगे। और ये आज के डेट में लाइफस्टाइल बन चुका है कि इसके बिना जिया भी नहीं जाता ऐसा चीज हो गया। लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है वेरियस रेस्पिरेशन डिसीजेस। बहुत सारे ऐसे रेस्पिरेशन वाले डिसीज है, जैसे मैंने बोला सिलिकोसिस होती है, अस्थमा होता है। तो एयर पॉल्यूशन की वजह से ये नुकसान जो है वो देखने मिल जाती है, बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। नेक्स्ट एसिड रेन। आपको पता है एसिड रेन? एसिड रेन क्या होता है कि जब भी हवा में, एटमॉस्फेयर में क्या होता है, बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है। खासकर अगर मैं बात करूं आप लोग को, सल्फर डाइऑक्साइड एक गैस होता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस होता है। और जब वो बारिश का दिन चल रहा होगा या फिर खासकर हवा में वाटर होगा, जैसे बारिश का सीजन क्या होता है तो क्लाउड्स बनते हैं, तो क्लाउड्स के अंदर क्या होता है? पानी होता है, H2O होता है। तो हवा में ही, एटमॉस्फेयर के अंदर ही सल्फर डाइऑक्साइड और पानी का रिएक्शन होता है और ये बना लेता है एक एसिड जिसका नाम है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है। और बहुत सारे हमारे देश में ऐसी जगह है जहां पे अक्सर एसिड रेन होता है, खासकर आगरा। आगरा एक ऐसा शहर है जहां पे बहुत सारे लेदर फैक्ट्रीज, और लेदर फैक्ट्रीज का जो एमिशन निकलता है, जो चिमनी में से धुआं निकलता है, वो सबसे ज्यादा निकलता है सल्फर डाइऑक्साइड। तो वहां पे सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा एटमॉस्फेयर में है और बारिश भी अगर हो रहा है साथ में तो बारिश का पानी और ये मिलके एसिड फॉर्म कर लेते हैं और वो एसिड के रूप में उस सिटी के ऊपर बारिश होती है। तो सोचो यार अगर आप खड़े हो, आपके ऊपर एसिड की बारिश हो रही है तो क्या होगा?
पूरा दाग धब्बा आ जाएगा, हो सकता है आपकी स्किन डैमेज हो जाए, स्किन जल भी जाए। अगर बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड बना होगा तो आप गल सकते हो। आपको पता है ना, एसिड के अंदर इतनी पावर होती है कि आप एक बूंद आपके हाथ में डालेंगे तो छेद करके यहां से निकल जाएगा, एसिड जला देता है पूरा, ठीक है ना। तो ये बहुत बेकार चीज है। इसके लिए आपने देखा होगा ताजमहल के ऊपर बहुत सारे दाग धब्बे आ गए बिकॉज ऑफ द एसिड रेन। तो ये सब चीजें भी आपको फोकस करना है और ध्यान में रखना है। क्लियर, समझ में आ गया? क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये पूरा का पूरा एयर पॉल्यूशन क्या होता है, उसके रीजंस क्या है, उसके इफेक्ट्स क्या है, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। तो अभी हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो कि होगा दोस्तों वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर पॉल्यूशन। तो जैसे हमने एयर पॉल्यूशन देखा, एयर पॉल्यूशन का मतलब क्या था? कंटामिनेशन इन एयर, यानी कि हवा में अगर कोई प्रॉब्लम आ गया, कोई दूषित चीजें आ गया, कुछ कंटामिनेंट्स आ गए, तो हम लोग बोलते थे उसको दैट इज नथिंग बट एयर पॉल्यूशन। वैसे वाटर पॉल्यूशन हम लोग क्या बोल सकते हैं? कंटामिनेशन इन वाटर। अब आपको एक चीज पता है कि हमारा जो अर्थ है उसमें लगभग 71% के आसपास क्या है? पानी है। लगभग 70-71% क्या है? पूरा पानी है। और उस पानी में से अगर आप देखा जाए तो 97% के आसपास जो पानी है वो खारा पानी है, यानी कि ओशन का पानी है, समुद्र का पानी है, जिसको हम लोग कंज्यूम नहीं कर सकते। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो पानी है इसका भी साफ सुथरा होना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस रखने के लिए। क्योंकि आप एक चीज भली बात जानते होंगे कि अगर पानी के अंदर कंटामिनेंट्स आ गए, पानी गंदा हो गया, तो पानी के अंदर बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं, जैसे कि फिशेस होती हैं, बहुत सारे एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे चीजें होती हैं जो कहीं ना कहीं पानी के अंदर ही रहते हैं। तो अगर मान लो उस पानी के अंदर केमिकल्स आ गए, बहुत सारे कंटामिनेंट्स आ गए जो उस पानी को पॉल्यूट कर रहे हैं, तो क्या उस ऑर्गेनिज्म, जो वो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर रह रहे हैं, वो क्या वो जिंदा रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे, या तो उनको भी बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी तकलीफें हो सकती है। तो इसीलिए हमें वाटर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है और उसको कैसे कंजर्व करें, ये सब चीज के बारे में भी डिस्कस करना है। तो सबसे पहले रीजन क्या हो सकते हैं कि यार ये जो वाटर पॉल्यूशन है ये किन कारण की वजह से सबसे ज्यादा होता है? सबसे ज्यादा अगर बात करें, मिक्सिंग ऑफ नेचुरल और आर्टिफिशियल अनवांटेड मटेरियल। कुछ ऐसे नेचुरल चीजें होती है जैसे कि कहीं का कुछ मड आ गया, कहीं का सॉइल आ गया, जाके मिक्स हो गया उसके अंदर। कुछ ऐसे वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, अर्थक्वेक होते हैं, तो उसका मलबा जो होता है, फिर उसके जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो कहीं ना कहीं पानी में जाके मिक्स हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीज की वजह से पॉल्यूशन होता है। कौन सा? वाटर पॉल्यूशन, यानी वाटर जो है वो गंदा होता है। आर्टिफिशियल अनवांटेड मटेरियल, यानी कि हम ह्यूमन बीइंग इस चीज में एक्सपर्ट है कि हम बहुत सारे ऐसी चीजें बनाती है जो मैनमेड है, यानी इंसान द्वारा बनाई गई चीजें हैं। जैसे डिटर्जेंट, हम अपने कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं। और अक्सर देखा गया है कि बहुत सारे गांव के साइड में आज भी आप देखोगे कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो किसी नदी या फिर तालाब के किनारे जाते हैं अपने कपड़े धोने के लिए। इतना सारा डिटर्जेंट्स या फिर इतना सारा साबुन लेके जाते हैं और वहां पे कपड़े को एकदम रगड़ रगड़ के धोते हैं, जिसके वजह से पूरा का पूरा जो साबुन का जो झाग होता है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है? वो बाहर निकल जाता है और वो पानी में जाके मिक्स हो जाता है। तो अगर वो पानी में मिक्स हो रहा है झाग, तो ऑब्वियसली क्या हो सकता है? उसके वजह से जो वाटर है वो कंटामिनेट हो सकता है, उसके अंदर केमिकल इंप्योरिटीज जा सकती है, जिसके वजह से उसके अंदर के रहने वाले जीव जंतु, प्लांट्स वगैरह को नुकसान पहुंच सकता है। तो ये कुछ चीजें होती है। इसके अलावा अगर हम बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स की बात करें तो कुछ ऐसे भी चीजें होती है जो नेचर से आती है, जो कि बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स है, जैसे कि अलगी, काई लग जाती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे नदी होती है, बहुत सारे ऐसे तालाब होते हैं छोटे छोटे, उसके ऊपर एक पूरी परत जम जाती है एल्गी की, ग्रीन कलर का एल्गी उसके ऊपर आ जाता है। तो ग्रीन कलर का एल्गी आ गया, कहीं ना कहीं उसके अंदर ऑक्सीजन एंटर कर पा रहा होगा? नहीं कर पा रहा होगा। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर रहने वाले जो प्लांट्स है, उनके अंदर रहने वाले जो जीव जंतु है, फिशेस है, उनको ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा। बैक्टीरिया, वायरस, ऐसे कई सारे और भी बहुत सारी चीजें होती है जो पानी के अंदर किसी न किसी माध्यम से आ जाती है, जो कि बीमारियों को कॉज करता है और पानी को कहीं ना कहीं दूषित कर रहा है। पानी का गंदा होना, पानी का पोल्यूट होना सिर्फ ये नहीं है कि उसके अंदर कुछ केमिकल या फिर कुछ मिट्टी विट्टी आ गया तो गंदा हो गया। पानी का गंदा पैथोजेंस की वजह से भी हो सकता है। हो सकता है उस पानी के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया है, बहुत सारे वायरसेस है, और वही पानी आप कंज्यूम कर रहे हो, पी रहे हो, या फिर इसका इस्तेमाल कर रहे हो आपके हाउस होल्ड एक्टिविटीज में, तो कहीं ना कहीं आपके घर में, आपके बॉडी के अंदर वो पैथोजेंस एंटर हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस वगैरह जो है वो एंटर हो सकते हैं और आपको बहुत ज्यादा बीमार भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स मतलब ऐसे पॉल्यूटेंट्स जैसे कि धूल, मिट्टी, सैंड, फिर बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, आर्सेनिक एक एलिमेंट होता है, कैडमियम होता है, लीड होता है, मर्क्यूरी होता है। ये सब किसी न किसी केमिकल फैक्ट्रीज के थ्रू या फिर किसी न किसी तरीके से वो क्या करते हैं, पानी के रास्ते अपने लेक्स में, नदियों में पहुंच जाते हैं, जो कि इस चीज को बहुत ज्यादा टॉक्सिक बना लेते हैं, यानी जहरीला बना देते हैं। और अगर आप बाई चांस कंज्यूम करो या फिर फिश वगैरह उस चीज को अगर खाएंगे तो बहुत जहरीला हो जाता है। खासकर जो लीड होता है, कैडमियम होता है, मर्क्यूरी होता है, वो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, नदियों में या फिर कोई तालाब वगैरह में किसी की थ्रू वो चला जाता है और वहां पे जो फिशेस होती हैं वो उस चीज को कंज्यूम करती है और वो डेड हो जाती है। आपने अक्सर देखा होगा कि खासकर समुद्र के किनारे भी बहुत सारे ऐसे फिशेस होते हैं जो मरी परी पाई जाती है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे केमिकल फैक्ट्रीज होते हैं जो उसके आसपास होते हैं और अपना जो भी केमिकल रिलीज होते हैं, केमिकल जो वेस्ट होते हैं वो रिलीज करते हैं इन द
वाटर पानी में रिलीज करते हैं और वो कहीं ना कहीं समुद्र में अगर जा रहा होगा तो समुद्र में अगर केमिकल जा रहा होगा तो कहीं ना कहीं उसके अंदर के जो मछलियां होंगे वो अगर उस चीज को कंज्यूम कर रहे हैं या फिर किसी ना किसी उसके तरीके से बॉडी में अगर घुस रहा होगा तो वो कहीं ना कहीं उसको नुकसान पहुंचाएगा, जान भी जा सकती है। मैंने भी कई बार देखा है, हम लोग जब भी बीच पे जाते हैं, किसी समुद्र के किनारे जाते हैं, अक्सर अगर उसके आसपास कोई फैक्ट्रीज है, केमिकल फैक्ट्रीज है या फिर न्यूक्लियर फैक्ट्री है तो कहीं ना कहीं हमने वेस्ट प्रोडक्ट देखने मिला है। मैं कई बार हमारे आसपास में अगर मैं बीच में जाता हूं, क्योंकि हमारा इलाका जो है वो MIDC से टच है, यानी कि महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से टच है, तो वहां का जो पानी होता है अगर आप हाथ में लोगे तो आपको एक अलग सा ऑयलीनेस लगेगा हाथ में। मतलब ऐसा नहीं कि पूरा ऑयल लगेगा, लेकिन ऐसा थोड़ा सा तो लगेगा आपको, जिससे आपको पता चलेगा कि ये पानी के अंदर कुछ ना कुछ कंटामिनेंट्स प्रेजेंट है। तो ये सब चीजें हैं जिसके वजह से वाटर पॉल्यूशन होता है। अब इसके इफेक्ट क्या हो सकते हैं, क्या क्या परिणाम हो सकते हैं? अगर पानी गंदा है तो बहुत सारे डिसीज पैदा हो सकते हैं, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो सिर्फ और सिर्फ पानी की वजह से होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर बात करें, हेपेटाइटिस हो गया, टाइफाइड हो गया, कॉलरा हो गया, जॉन्डिस जिसको हेपेटाइटिस भी बोलते हैं, ठीक है ना, जॉन्डिस हो गया, ठीक है ना, डिजेंट्री, डायरिया, ये सभी बीमारी जो है वो पानी, गंदा पानी पीने से होती है। तो नॉर्मली अगर मान लो कि ये जो पानी है, तालाब है जहां से पानी आपका सप्लाई होके आपके नल में आता है, क्योंकि बहुत सारे आज भी ऐसे जगह है जहां पे सप्लाई का पानी आता है और आप उसको भरने के लिए जाते होंगे, 2 दिन में 3 दिन में एक बार पानी आता है, बहुत सारे ऐसे जगह है। और वो पानी कहां से आता है, किसी नदी में से आता है। लेकिन अलग बात है, उसको फिल्टर किया जाता है, उसको क्लोरीनेशन किया जाता है, लेकिन फिर भी अगर वो पानी के अंदर कुछ भी कंटामिनेंट्स रह जाते हैं और वो पानी आप डायरेक्टली बॉईल किए बिना या फिर फिल्टर किए बिना अगर पी रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको बीमारी हो सकती है। और इसीलिए सबसे ज्यादा जो बीमारी होती है सब ये जो है वो पानी की वजह से होती है। इसके लिए हमें प्रॉपर साफ सुथरा गर्म खाना खाना चाहिए, फ्रेश खाना खाना चाहिए और पानी तो एकदम साफ पीना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें रिलेटेड प्लांट ग्रोथ, तो नॉर्मली क्या होता है, रिटार्डेड प्लांट ग्रोथ, माफ करना, कि ये जो पानी जो गंदा होगा तो ऑब्वियसली पानी गंदा होने की वजह से क्या होता है, अगर मान लो कि आप प्लांट्स में भी वो पानी को इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें कुछ ना कुछ पोल्यूशन है, तो हो सकता है वो प्लांट जो है वो ठीक से ग्रो ना कर पाए, यानी कि प्लांट्स की जो हाइट है वो रुक जाएगी, तो रिटार्डेड हो जाती है, यानी कि प्लांट की हाइट रुक जाती है, प्लांट नहीं बढ़ता, उसके अंदर बहुत सारी बीमारी हो सकती है, प्लांट में भी बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाते हैं, क्लोरोलिसिस होने लगता है, येलोइंग ऑफ लीव्स होने लगता है, फिर डेथ ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स, अगर पानी गंदा है तो उसके अंदर मछली है या फिर कोई और भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स है तो उसकी डेथ भी हो सकती है। और जो प्लांट्स होते हैं ना उसकी भी डेथ हो सकती है ना, क्योंकि अंदर भी समुद्र के अंदर या फिर कोई नदी तालाब वगैरह है उसके अंदर भी नीचे की तरफ जो होते हैं ना वो थोड़े बहुत प्लांट्स उगे होते हैं, तो वो भी नुकसान पहुंचा सकता है अगर पानी गंदा होगा तो पानी दूषित है तो ये सब चीजें आपको देखने मिल जाती है। फिर साथ ही में समझ लो कि वही पानी आपके घर में आ रहा है ड्रिंकिंग करने के लिए, तो वो बीमारी कॉज कर सकता है, आपकी पूरी किडनी को खराब कर सकता है, बिकॉज वी नो दैट कि हमारे अंदर जो वाटर का प्यूरिफिकेशन होता है, फिल्ट्रेशन होता है, वो किडनी करता है। तो बहुत सारे लोग के अंदर किडनी के अंदर दिक्कत आ जाती है बिकॉज ऑफ द वाटर, एंड खासकर जो किडनी स्टोन बीमारी होती है, पथरी जिसको बोलते हैं, वो खारा पानी पीने से ही होती है। लोग ऐसा पानी पीते हैं जिसमें कहीं ना कहीं कुछ टॉक्सिक या फिर कुछ ऐसी चीजें मिली हुई है और आप पी जाते हो उसको, तो क्या होता है किडनी को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है और छोटे छोटे यूरिया एंड बाकी पार्टिकल्स ट्रैप हो जाते हैं किडनी में, जिसकी वजह से किडनी स्टोन हो जाता है, ठीक है। तो ड्रिंकिंग वाटर भी पॉल्यूटेड होता है और इसके वजह से सॉइल के ऊपर भी परेशानियां देखने मिल जाती है, यानी कि अगर आपका पानी जो है वो दूषित है तो कहीं ना कहीं सॉइल को वो खराब करेगा, सॉइल का जो उपजाऊपन है, फर्टिलिटी जिसको हम लोग बोलते हैं, वो भी क्या हो जाता है, डिस्टर्ब होता है, इफेक्ट होता है, जिसके ऊपर अगर आप खेती करोगे तो उसमें अच्छी फसल नहीं उग सकती। तो ये सब चीजें जो थी वो किसके रिलेटेड थी, हमारे वाटर पॉल्यूशन के रिलेटेड थी, जो हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाने की और समझाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये चीज बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। क्लियर है, समझ में आ गया। अब आखिरी बट नॉट द लिस्ट जो कि टॉपिक है हमारा, जो कि है दोस्तों सॉइल या फिर लैंड पॉल्यूशन। तो हमने एयर पॉल्यूशन देख लिया, वाटर पॉल्यूशन देख लिया, अब सॉइल या फिर लैंड पॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो सेम रहेगा, दैट इज कंटामिनेशन, ठीक है, कंटामिनेशन इन लैंड और सॉइल, यानी कि अगर आपका सॉइल है, मिट्टी है, उसमें कुछ कंटामिनेशन आ जाता है या फिर लैंड में कुछ कंटामिनेशन आ जाता है, तो अगर उसमें आपको ये सब चीजें देखने मिल जाती है तो कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो, मतलब आपका जो सॉइल है वो क्या हो रहा है, खराब हो रहा है। और सॉइल खराब हो गया तो बहुत सारी चीजें का दिक्कत करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। मतलब अगर आपका सॉइल खराब है तो उसमें प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा, आपका सॉइल खराब है तो उसमें एग्रीकल्चर ठीक से नहीं हो पाएगा, सॉइल खराब है तो कहीं ना कहीं हमारा जो इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो क्या इसके रीजन है, रीजन क्या है, सॉइल खराब होने के रीजन क्या है, तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज इज वन ऑफ द रीजन। बहुत सारे एग्रीकल्चर एक्टिविटी ऐसे होते हैं कि आप एक ही जमीन के ऊपर, एक ही खेत के ऊपर, मतलब बार बार सेम टाइप का क्रॉप्स अगर उगा रहे हो, सेम टाइप का क्रॉप उगा रहे हो, तो कहीं ना कहीं उसका जो फर्टिलिटी है वो सॉइल का खराब होता है। इसके लिए हमें अक्सर ये कहा जाता है, आपने अगर पहले अगर पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होगा, एग्रीकल्चर का एक रूल ये है कि आप रिपीट करो क्रॉप को, मतलब
ठंडी के सीजन में आप कोई और फसल उगाओ, गर्मी में कोई और फसल। आपने पता है ना, खारिफ सीजन, राबी सीजन, आपने सिर्फ सुना होगा, ये 6th स्टैंडर्ड या 5वीं 6वीं में आपने पढ़ा होगा। तो सीजन्स के हिसाब से क्रॉप उगाओ, जिसके वजह से न्यूट्रिशनल वैल्यू, जो कैलोरीफिक वैल्यू है जो सॉइल का, वो बना रहता है। तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्टिलाइजर्स अगर बहुत ज्यादा खारा यूज कर रहे हो, केमिकल फर्टिलाइजर ज्यादा यूज कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं सॉइल का फर्टिलिटी को वो खराब करेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा इंसेक्टिसाइड, कीटनाशक बोलते हैं हम लोग, छिड़काव करते हैं। आपने देखा होगा, ऐसा पाइप होता है, उसमें से ऐसा वो प्लांट्स के ऊपर खेत में जाके ऐसा मारते हैं, एक पीछे एक ड्रम रहता है, पीछे पीठ पे बांधते हैं कंटेनर जैसा, और अपने हाथ से ऐसा ऐसा करते हैं और ऐसा ऐसा डालते हैं पाइप से। आपने पिक्चर वगैरह में देखा होगा। तो इंसेक्टिसाइड, लेकिन वही इंसेक्टिसाइड बहुत ज्यादा हो गया, वो क्या है, केमिकल ही है ना इंसेक्टिसाइड। तो अगर वो जो प्लांट के ऊपर डाल रहे हो और सॉइल में चला गया, तो सॉइल में जाने के बाद क्या होगा, कहीं ना कहीं वो सॉइल को खराब करेगा। सेम वीडीसाइड्स, बहुत सारे जो जंगली घास उग जाते हैं खेत में, उसको खत्म करने के लिए वीडीसाइड्स डाला होता है, जो एक तरीके का क्या होता है, केमिकल ही होता है। तो वो भी स्प्रे किया जाता है। तो ये सभी चीज कहीं ना कहीं सॉइल को खराब करता है। इसके अलावा ऑयल स्पिल्स, कभी आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े टैंकर, कंटेनर्स या फिर कुछ ऐसी जगह जहां पे ऑयल बनती हो, तो वहां पे गलती से ऑयल स्पिल हो गया, कहीं आपने देखा होगा टैंकर पलट जाता है, कहीं आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी जगह जहां पे माइनिंग होती है, जहां पे ऑयल निकाला जाता है, फॉसिल फ्यूल वगैरह, तो उसके आसपास की जो जमीन है वहां पे ऑयल स्पिल होने का, यानी ऑयल लीकेज होने का चांसेस होता है। और अगर किसी जमीन के ऊपर, किसी सॉइल के ऊपर ऑयल लीक हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो सॉइल जो है अब किसी काम का नहीं रहा, अब उसके ऊपर कोई भी खेती या फिर प्लांट्स को उगाया नहीं जा सकता। वेस्ट डिस्पोजल, कई सारे ऐसे लोग आपको दिखने मिल जाएंगे, चाहे शहर हो चाहे वो इंडस्ट्रियल एरिया हो, वहां पे कई सारा जो टन का वेस्ट होता है, अमाउंट टन मतलब हजार किलो का जो वेस्ट होता है, उसको फेंका जाता है। मेरे इधर भी कई सारे इलाके हैं जो लोग जाके कचरा फेंक के आते हैं, पूरी खाली एकदम अच्छी जमीन थी किसी की, उसके ऊपर कचरा रोज जाके फेंकते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाता है, कचरा फेंकते रहो, तो बार बार वेस्ट अगर उस ग्राउंड में जा रहा होगा, तो कहीं ना कहीं कुछ भी केमिकल या फिर कुछ ऐसी खतरनाक हार्मफुल कंस्टिट्यूएंट उस जमीन के अंदर जा रही होगी, जो कि उस जमीन के लिए अच्छा नहीं होगा, उसकी फर्टिलिटी खत्म हो सकती है, जिसकी वजह से प्लांट्स और खेती वहां पे नहीं हो पाएगी। तो ये सब चीज का भी बिल्कुल ध्यान रखना है। फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट तो है ही, सॉइल का खराब होने का एक कारण ये भी है कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज ऐसे होती है जो अपनी वेस्ट प्रोडक्ट को खाली जमीन पे छोड़ती है, क्योंकि हर केमिकल फैक्ट्रीज जो होती है उसका एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो कि उसका वेस्ट होता है। तो बहुत सारे कंपनीज वेस्ट प्रोडक्ट का सही ट्रीटमेंट करती है, उसका नया चीज बनाती है, लेकिन बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज होती है जो चोरी छिप के क्या करते हैं, अपना वेस्ट प्रोडक्ट को किसी खाली जमीन पे, पानी में रिलीज करते हैं। तो जमीन पे अगर छोड़ोगे तो ऑब्वियसली जमीन का जो लेयर होगा उसके अंदर चला जाएगा वो, और कहीं ना कहीं उस सॉइल को वो बहुत ज्यादा खराब कर देगा। ठीक है, न्यूक्लियर वेस्ट होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन होते हैं, न्यूक्लियर इंडस्ट्रीज होती है, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट एक तरीके से आप बोल सकते हो, जो एनर्जी बनाती है, इलेक्ट्रिसिटी बनाती है, या फिर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाती है। तो ये सब चीजें जो होती है ना, ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस होती है, जो कि सॉइल में अगर जाएगा तो सॉइल में रेडियो एक्टिविटी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से रेडिएशन फैलने का भी खतरा हो सकता है। तो ये सब चीज आपको ध्यान में रखना है। अब इसका इफेक्ट क्या हो सकता है, मान लो सॉइल में बहुत सारा पॉल्यूशन हो गया, लेकिन परिणाम क्या होगा, सॉइल पॉल्यूशन अगर होता है तो सॉइल फर्टिलिटी एकदम कम हो जाती है, जैसे मैंने बोला कि उसमें आप खेती वगैरह नहीं कर पाओगे। रेडियो एक्टिव एंड अदर पॉल्यूटेंट्स की वजह से उसमें क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिविटी आ जाती है। और मान लो उस सॉइल के ऊपर अगर आपने कोई खेती की है और वो प्लांट उगा है, तो हो सकता है सॉइल के रास्ते से वो प्लांट के अंदर भी रेडियो एक्टिविटी या फिर जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट है वो चला जाए, और वही प्लांट यानी क्रॉप्स, जो खेती आप कर रहे हो, उस क्रॉप्स को अगर आपने खाया होगा तो कहीं ना कहीं उस फूड के अंदर भी केमिकल या फिर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होगा, और आपने उसको खा लिया, मतलब आपके अंदर भी वो केमिकल या फिर रेडियो एक्टिविटी जा सकती है। तो एक फूड चेन के माध्यम से ये जो टॉक्सिक चीजें हैं वो आपके अंदर आ सकती है। आपने देखा होगा ना, बहुत सारे इंसेक्टिसाइड्स लोग फल को, सब्जियों को जल्दी जल्दी उगाने में डालते हैं, वीडीसाइड्स डालते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स डालते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो वेजिटेबल्स या फ्रूट्स होता है ना, उसके अंदर उसका कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूएंट जमा हो जाता है, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं ना वो कहीं ना कहीं जो भी मिट्टी में चीजें हैं उसको एब्जॉर्ब करते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप केमिकल जब आप ऐड कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वो भी चीज उसको एब्जॉर्ब किया होगा, और वही चीज अगर आप खा रहे हो तो कहीं ना कहीं आप केमिकल इनडायरेक्टली खा रहे हो, केमिकल रेडियोएक्टिव सब्सटेंस आप इनडायरेक्टली खा रहे हो। वाटर पॉल्यूशन भी सॉइल पॉल्यूशन की वजह से होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सॉइल पॉल्यूशन अगर हो रहा है, तो मान लो खेती है, बहुत ज्यादा जमीन है, तो सॉइल पॉल्यूशन हो गया, अब उसके ऊपर बारिश हो गई, बहुत बारिश हो गई, और बारिश पानी क्या करेगा, पूरा सॉइल पॉल्यूशन जो हुआ है, मतलब उस मिट्टी के ऊपर पानी जमा होगा तो पानी बहा के लेके जाएगा, और पानी जब बह के लेके जाएगा तो कहीं ना कहीं उसका केमिकल जो मिला होगा, उस सॉइल के अंदर जो पॉल्यूटेंट्स था उसको बहा के लेके जाएगा, और जहां पे भी पानी बहता है वो कहां पे कनेक्ट होता है, किसी नदी या फिर किसी तालाब के ऊपर कनेक्ट होता है। तो इनडायरेक्टली वो सॉइल में से निकलने वाला पॉल्यूटेंट्स पानी के माध्यम से कहां चला जाएगा, किसी तालाब में, किसी नदी में चला जाएगा, और उसको भी बहुत ज्यादा दूषित कर देगा, बहुत ज्यादा गंदा कर देगा। तो ये सब चीज भी देखा गया है, और बहुत सारी बीमारियां तो होती है, क्योंकि सॉइल अगर गंदा हो रहा है तो बहुत सारे पैथोजेंस क्रिएट हो रहे हैं, जो प्लांट्स के थ्रू या फिर पानी के रास्ते, पानी के थ्रू, ये सभी चीज हमारे शरीर में आ सकते हैं और बहुत सारे बीमारियों को पैदा कर सकते हैं। तो यही सब चीज था किसके बारे में, सॉइल पॉल्यूशन या फिर लैंड पॉल्यूशन के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये चीज भी बड़े अच्छे से, बहुत आराम से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो हम लोग बोल सकते हैं इसी के साथ
ये पूरा चैप्टर पोल्यूशन जो कि पूरा बेस था एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन के ऊपर, ये हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से फटाफट तरीके से आपको रिवाइज करा दिया और उम्मीद करता हूं काफी अच्छा आपको लगा होगा हमारे साथ ये लेक्चर एंजॉय करके। ठीक है, तो इसी के साथ आज का ये वीडियो, आज का जो रिवीजन है कंप्लीट होता है। ऐसे और भी चैप्टर्स और रिवीजन हम लाते रहेंगे आपके लिए, तो बस हमारे साथ बने रहना, प्यार देते रहना। तो ये वीडियो, ये रिवीजन आपको कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बताना। अगर ये वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अपने सभी दोस्तों को बताओ यार। पूरा सिलेबस तो सर ने ऑलरेडी सब चीज का कंप्लीट करा के रखा है, लेकिन साथ में आप लोगों को रिवीजन भी करा रहे हैं आरसीसी बैच के थ्रू, तो जरूर से शेयर करना अपने सभी दोस्तों को। और फर्स्ट टाइम चैनल पे आओ तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलो गाइस जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।